अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 14 के नेक्स्ट आर्टिकल या टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है E/m वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपने एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो फाइंड करनी है। और चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी फाइंड कर चुके हैं। कुछ मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट आपने वहाँ भी परफॉर्म किया था, लेकिन आज हम इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं। जो बेटा, सबसे पहली बात इसकी इंट्रोडक्शन में लिखी हुई कि इसको सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को 1897 में जे थॉमसन ने परफॉर्म किया और जे थॉमसन ने पहली अटेम्प्ट की E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन की निकालने के लिए, राइट। तो जे थॉमसन ने 1897 में E/m वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश की थी और वो उसमें कामयाब भी रहा था। तो उस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह का है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है। अब जाहिर बात है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जिसका जिक्र यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ सपोज कर लें कि एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया और इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन स्पीड के साथ, एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ एक ऐसे रीजन में दाखिल होता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनटू द पेपर है। तो अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जहाँ इलेक्ट्रॉन को, या ये एक चार्ज है, ये देखें -q से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर प्रोजेक्ट किया गया कुछ इस तरह से कि वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आप लास्ट टॉपिक में देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स का काम करती है और इलेक्ट्रिक फोर्स एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है। तो जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वो इस चार्ज के रास्ते को चेंज करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इनटू द बोर्ड है, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो राइटवर्ड जा रहा है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक इस चार्ज को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए था, लेकिन चार्ज ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा, वो चार्ज ऊपर की बजाय नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब वो राइट हैंड रूल के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि जो फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर राइट हैंड रूल को फॉलो करेगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज के केस में वो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो डायरेक्शन निकलेगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आपकी फील्ड अगर इनटू द बोर्ड ली जाए और वेलोसिटी राइटवर्ड ली जाए तो राइट हैंड रूल लगाएं तो अंगूठा आपका अपवर्ड जाता है, लेकिन ये अपवर्ड जाने की बजाय ये डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इनर्शिया की वजह से ये फौरन नीचे नहीं आएगा। ये एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ इस तरह से नीचे आएगा। जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, यहाँ भी इसकी जो वेलोसिटी है वो कोशिश करेगी यहाँ से सीधा नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इसको मजबूर करेगी कि वो सीधा जाने की बजाय, टेंजेंट बनाते हुए सर्कल के साथ जाने की बजाय वो बेंड होकर इस कर्व्ड पाथ को फॉलो करता हुआ इधर आ जाए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो लेफ्टवर्ड होगी। अगर इस जगह पर इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाया जाए तो वो फोर्स आपको राइटवर्ड नजर आएगी, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को फॉलो करेगा और वो लेफ्टवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे ये इस पॉइंट तक पहुंचेगा चार्ज, तो यहाँ से वो कोशिश करेगा टेंजेंट बनाता हुआ लेफ्टवर्ड इस सर्कल के साथ इस तरफ को निकल जाए जिस तरफ आपको ये वेलोसिटी शो की ब्लैक वेक्टर के जरिए, राइट। तो लेकिन राइट हैंड रूल लगाया जाए तो वो आपके पास जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होनी चाहिए राइट हैंड रूल के मुताबिक वो डाउनवर्ड लगनी होनी चाहिए, लेकिन वो डाउनवर्ड जाने की बजाय वो इनवर्ड जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज राइट हैंड रूल के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसी तरह से ये मूव करता करता अपनी इनिशियल पोजीशन तक पहुंच जाएगा और ये एक सर्कुलर राउंड ट्रिप को फॉलो करेगा अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, जो कि यहाँ इस रिलेशन के अंदर आपको दिखा दी गई है। और ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये राइट हैंड रूल को फॉलो नहीं करेगा। राइट हैंड रूल से जो डायरेक्शन आएगी जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस डायग्राम के अंदर, हर लम्हे हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ इसको ओपन करके इसके मैग्नीट्यूड को निकालना चाहूँ तो साइन 90 विल गिव यू 1। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगी इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर आ जाएगा EV/b। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। V क्या है? वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि इसको एज स्केलर क्वांटिटी यहाँ लिया गया है। और ये B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और ये इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। अब आपको एक चीज पता है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो अगर ये सर्कल में घूम रहा है चार्ज तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो इसको सर्कल में घूमने पे मजबूर कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, वो एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है जो कि इस चार्ज को मजबूर करेगी वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर इस रीजन के ऊपर लग रही है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनटू द पेपर है, वो मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव कर रही है क्योंकि वो इसको सर्कल में घुमा रही है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो कि इस रीजन के अंदर उस चार्ज के ऊपर लग रही है वो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि वो उसको सर्कल में घुमा रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन अभी आप निकाल चुके हैं क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है हर पॉइंट के ऊपर। EVB और FC जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी और 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि mv²/r। जी अगर आप ये थोड़ा सा गौर करें, यहाँ E के डिनोमिनेटर में अगर इस M को मैं ले आऊँ तो ये E/m बन जाएगा और ये V भी मल्टीप्लाई और यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। एक V से कैंसिल हो जाएगा तो ये V/br के बराबर आ जाएगा। यहाँ मेरे पास E/m वैल्यू तो आ गई, लेकिन E/m वैल्यू निकालने के लिए मुझे स्पीड भी चाहिए, मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी चाहिए, मुझे उस सर्कल का रेडियस भी चाहिए जो रेडियस इस सर्कुलर पाथ के अंदर वो चार्ज फॉलो कर रहा होगा, या वो चार्ज जिस रेडियस के अंदर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा वो रेडियस भी मुझे चाहिए। तो इसका मतलब इसमें मुझे एक अननोन वैल्यू मौजूद है जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमें चार्ज तो नज़र नहीं आता तो हमें उसका पाथ कैसे नज़र आएगा जिसकी वजह से हम आसानी से उसका रेडियस निकाल पाएँ। इसका मतलब चार्ज अगर नज़र नहीं आ रहा तो उसका रेडियस निकालना भी तब तक पॉसिबल नहीं है। अब चार्ज को किस तरह से विजिबल बनाया जाए, किस तरह से उस पाथ का आइडिया लगाया जाए जो पाथ ये चार्ज फॉलो करता हुआ सर्कुलर राउंड ट्रिप में मूव कर रहा है। इस मकसद के लिए आपने क्या किया, रेडियस को मेजर करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, रेडियस को मेजर करने के लिए क्या किया गया, ये एक चैम्बर था, ये ग्लास चैम्बर था। उस ग्लास चैम्बर को उन्होंने एक लो प्रेशर वाली हाइड्रोजन गैस के साथ फिलअप कर दिया। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोजेक्टेड इनसाइड अ ट्यूब फिल्ड विद हाइड्रोजन एट वेरी लो प्रेशर। इससे क्या फायदा होगा उसको हम आगे चल के देखते हैं। द बीम इज डिफ्लेक्टेड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जैसे इस सर्टेन रीजन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन दाखिल या नेगेटिव चार्ज दाखिल होगा तो वो वैसे ही उस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता हुआ इस सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। तो अब होगा क्या, जरा गौर कीजिएगा। तो लो प्रेशर पे जो आपने हाइड्रोजन गैस यहाँ फिल की हुई है, तो जब वो घूमेगा तो रास्ते में आने वाले उस लो प्रेशर वाली हाइड्रोजन गैस के एटम्स के साथ भी टकराएगा। ठीक है, वही बात नीचे लिखी हुई है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द हाइड्रोजन एटम्स ड्यू टू विच दे आर एक्साइटेड। जिसकी वजह से वो जो एटम होगा वो एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराकर उनको एक्साइटेड स्टेट पे ले जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम्स के एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे तो वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएंगे। फिर क्या होगा, On de-excitation, these atoms emit light to make the path visible, and it looks like a glowing circle. जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपने पास से गुजर जाएगा तो वो जो हाइड्रोजन एटम के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे। हाई लेवल से लोअर लेवल पे आने के लिए जब वो एनर्जी लूज करेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट लूज करेंगे, और वो हाइड्रोजन की जो एनर्जी लूज होगी वो विजिबल रीजन के अंदर होगी, जिसकी वजह से जिस जगह से वो इलेक्ट्रॉन गुजरा होगा उस जगह वाले एटम्स जो हैं उस लाइट को एमिट करेंगे। जब वो लाइट एमिट होगी तो उस लाइट से वो पाथ ग्लो होना शुरू हो जाएगा। वो लाइट उस पाथ को विजिबल बना देगी जिस पाथ को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरा। तो इस तरह से हमें वो सर्कुलर पाथ उस ग्लोइंग लाइट की वजह से नजर आना शुरू हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन या एटम्स की डी एक्साइटेशन की वजह से एमिट हुई थी। राइट बेटा, अब क्या होगा, हैंस द डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल कैन बी डिटरमिन्ड। उस विजिबल पाथ को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका डायमीटर और उसके रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। राइट बेटा, तो एक चीज तो हमें पता चल गई, हमें रेडियस पता चल गया। उसके बाद हमें स्पीड का आइडिया नहीं है कि किस स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो वो स्पीड तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर प्रोजेक्ट किया गया है तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा होगा इन दिस रीजन। तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो किसकी वजह से होगी, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगी, और वो फोर्स उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक वर्क डन करेगा। तो वो वर्क डन किसके बराबर होगा, Q इंटू वी के। आपने चैप्टर नंबर 12 में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि V इज इक्वल टू W बाई Q। तो वहां से W अगर आप निकालें तो W बराबर होगा Q इंटू वी। तो अब ये जो Q है ये E के बराबर हमने ले लिया है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर हमने इसको E के इक्वल ले लिया है, तो Q को मैंने E से रिप्लेस कर दिया। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से ये चार्ज इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है वेलोसिटी V के साथ। राइट बेटा, अब ये जो आपके पास E इंटू वी आया है ये वर्क डन है, और ये वर्क डन कौन कर रहा होगा, ये वर्क डन ये आपके पास पर्टिकुलर जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से ये चार्ज इधर को मूव कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल होगा और यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव से वो अवे जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और जैसे ही वो इस रीजन के अंदर दाखिल होगा वैसे ही इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो कि इसको सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर देगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये राइट हैंड रूल के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और ये सर्कुलर राउंड ट्रिप को फॉलो करेगा।
राइट। अब यहाँ जरा गौर कीजिएगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो जो वर्क डन बैटरी कर रही होगी, वो जो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा होगा, या वो जो वर्क डन जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स आपने यहाँ रखी हुई उनके दरमियान वो जो चार्ज मूव कर रहे हैं, वो प्लेट्स उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसके ऊपर जो वर्क डन कर रही होंगी, वो वर्क डन बराबर होगा E इंटू वी के, और वही वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। जो वर्क डन वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा होगा उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, वही वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, और आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन E इंटू वी के बराबर होता है। यहाँ से आपने डिफरेंस देखना है, ये वोल्टेज है और ये वेलोसिटी, दोनों को काटना नहीं आपस में, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से आपने उसकी स्पीड निकालनी, स्पीड निकालने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करें, m जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये √2 EV/m आ जाएगा। और अगर मैं इस स्पीड की वैल्यू को उठाकर दोबारा से रिवर्स में इस रिलेशन के अंदर यहाँ पुट करूँ, रेडियस तो आपने विजिबल पास ही निकाल लिया था, और ये एक और अननोन वैल्यू थी, अननोन चीज़ थी जो मैं स्पीड का हमें आइडिया नहीं था, वो हमने बैटरी के इलेक्ट्रिकल वर्क डन के रेफरेंस से निकाल ली। और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास E/m वैल्यू को जो नया रिलेशन बनेगा वो बनेगा 2EV इज द वोल्टेज ओवर m अंडर रूट, राइट बेटा। अब ये अंडर रूट क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ अगर आप ज़रा गौर करें, ये V की वैल्यू है, और V की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो ये अंडर रूट के साथ आएगी, क्लियर। अगर आप जरा थोड़ी सी तवज्जो दें कि E यहाँ है, यहाँ भी है, M यहाँ है, यहाँ भी है, यानी कि अननोन वैल्यूज यहाँ भी मौजूद है, तो हम इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जैसे ही आप इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए यहाँ स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा E²/m², और राइट साइड पे चूंकि अंडर रूट था वो खत्म हो जाएगा, 2EV/m आ जाएगा, तो साथ में B²/r² आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट नहीं था तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से आपके पास कुछ ये वाली सिचुएशन अचीव होगी। अब यहाँ चूंकि आपको E और M यहाँ भी मिल रहा है, जो वैल्यू आपने निकालनी है वो राइट साइड पे भी हो, तो आप दोनों तरफ अननोन को नहीं रख सकते, तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इस E के साथ ये वाला E कैंसिल हो जाएगा, एक ही रह जाएगा, इस M के साथ ये वाला M कैंसिल हो जाएगा, तो एक M रह जाएगा, तो E/m इक्वल आ जाएगा 2V/B²/r²। अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर हमें ये तमाम पैरामीटर्स पता है। हमें वोल्टेज पता होगा कि हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया जिसकी वजह से वो चार्ज मूव करता हुआ उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में दाखिल हुआ, जहां मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर या इनटू द बोर्ड या इनटू द प्लेन एक्ट कर रही थी। तो आपके पास ये वाला वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होगा, या आपने खुद बैटरी लगाई होगी। बी, जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ मौजूद है वो किस मैग्नेट के जरिए आपने वहाँ प्रोड्यूस करवाई है, उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ का भी आपको आइडिया होगा, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का आपको आइडिया होगा। तो जे थॉमसन को भी इसका पता था कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी रखी गई है, उसके साथ साथ उसको पोटेंशियल डिफरेंस का भी पता था, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ उस पर्टिकुलर रीजन में दाखिल हुआ जहाँ उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इनटू द पेपर एक्ट कर रही थी, राइट बेटा। इस रेडियस को हम लो प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस डालकर निकाल चुके हैं। कैसे? क्योंकि वहाँ जब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मूव किया उसने हाइड्रोजन के एटम्स को क्या किया, एक्साइट किया, तो डी एक्साइटेशन के ऊपर क्या हुआ, वहाँ से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट वहाँ से एमिट हुई, जिसकी वजह से वो पाथ जहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरा था वहाँ से वो विजिबल हो गया। जब वो पाथ विजिबल हो गया, उसके विजिबल होने से हमें उस पाथ का विजन मिल गया, और वहाँ से हमने उसका डायमीटर निकालते हुए उसका रेडियस फाइंड कर लिया, राइट बेटा। तो इस तरह से हमें ये तमाम पैरामीटर्स पता चल गए। अगर ये तमाम पैरामीटर्स हमें पता चल चुके हैं तो इनकी वैल्यूज पुट करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो को इन तमाम पैरामीटर्स को पुट करते हुए निकाल लिया, और इस फॉर्मूले के मुताबिक जो उसने वैल्यूज पुट की थी, तो वो वैल्यूज पुट करने के बाद जो उसने E/m वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की निकाली वो कुछ ये आई थी 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो इसका यूनिट क्या आएगा, कूलम पर किलोग्राम। क्यों? क्योंकि ये चार्ज टू मास है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और मास का क्या होता है, किलोग्राम। तो कूलम पर किलोग्राम इसका यूनिट आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू ये आई थी, जो कि नॉर्मली किताब के अंदर शायद नहीं लिखी हुई, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा। जी बेटा, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।